नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीटर जहां खबरें नहीं सच का तापमान नापा जाता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी सिमरनजीत जो हमें बताएंगे कि क्या कहता है हमारा पहला मीटर। तो सिमरनजीत, क्या कहता है हमारा पहला मीटर? जी प्रेमा, देखिए आज का हमारा जो पहला मीटर है वो सभी आम लोगों से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी खबर है। आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है जिसमें लगभग 30 करोड़ के आसपास मज़दूर, श्रमिक जो हैं और किसान हैं वो सभी मिलके हिस्सा लेंगे, तो जिससे पूरे देश पे आज काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। किन लोगों ने बुलाई है यह भारत बंद? जी देखिए, जो भारत बंद है ये ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो मज़दूर श्रमिक वर्ग के लोग हैं उन सभी ने मिलके आज का ये भारत बंद बुलाया है। इसमें जो लगभग 10 अलग-अलग जो बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने ये एक जॉइंट कहें तो भारत बंद बुलाया, जिसमें एआईटीयूसी, आईएनटीयूसी, सीआईटीयू, एचएमएस ऐसे करके कई सारी ट्रेड यूनियंस हैं जिन्होंने ये भारत बंद बुलाया है। इसके अलावा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, एसकेएम है, उसने भी इसमें अपना सहयोग दिया है और कुछ जो मज़दूरों के संगठन हैं और कुछ हमारे जो स्टूडेंट के छात्र संगठन हैं, उन्होंने भी इस भारत बंद को अपना सहयोग, अपना समर्थन दिया है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे क्या है सिमरनजीत? जरा हमारी जनता को बता दीजिए। जी देखिए, प्रदर्शन की मुख्य माँगें जो हैं वो यही है, जो अभी भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उसके बारे में कुछ इसमें लोग पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हैं उसको लेके। उसके अलावा हमारे जो नए श्रम कानून, लेबर लॉज़ आए हैं 4, उसके बारे में भी जो श्रमिक हैं वो पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं हैं उसको लेके, तो उसके खिलाफ वो लोग की माँग कर रहे हैं कि उन जो 4 कानून हैं उनको वापस लिया जाए। उसके अलावा किसानों की माँग है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, उससे रिलेटेड चीज़ें हो। और संगठनों का ऐसा मानना है कि जो बड़े ठेकेदार हैं या बड़ी कंपनी है, उनको ज़्यादा इन कानूनों से, इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। तो वो कह रहे हैं कि इनको वापस लिया जाए, या फिर जो निजीकरण हो रहा है या मिनिमम वेजेस जो न्यूनतम एक मूल्य मिलता है उनको, मज़दूरी मिलती है, मेहनताना मिलता है, वो फ़िक्स मिले। उसके में के लिए सख्त कानून एक तरीके से पालन हो उनका। तो ये सारी माँगें हैं तो मुख्य। सिमरनजीत, इस बंद से किन सेवाओं पर असर पड़ सकता है? जी देखिए, इससे सबसे ज़्यादा असर जो है वो पड़ेगा हमारे उम, बैंकिंग सेवाएँ या हमारी परिवहन परिवहन सेवा, उद्योग जो हैं, उन सब के ऊपर असर पड़ सकता है। बट ऐसे कन्फर्म पूरे तरीके से नहीं कह सकते कि इन पे असर पड़ने की संभावना है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा असर पड़ेगा। जैसे बैंकिंग सेवाएँ हैं, कुछ जो बैंक के कर्मचारी हैं वो इसको लेके हड़ताल में जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज हैं, उनको एहतियात के तौर पर बंद रखने के लिए कहा गया है, या वो अपने हिसाब से बंद रखेंगे। परिवहन सेवा है, जैसे बस हो गई, टैक्सी हो गई, ऑटो हो गए, वो लोग बंद करेंगे। उसके अलावा जो उद्यम है, यानी कि फैक्ट्रियाँ हैं, वो लोग हैं, वो उसको बंद कर सकते हैं अपने वहाँ पे। मज़दूर अगर मज़दूर हड़ताल पे हैं तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग नहीं जाएँगे, तो वहाँ पे वो रहेगा। सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहेगी सिमरनजीत? जी, सरकार की जो प्रतिक्रिया है इसके ऊपर पूरे तरीके से सरकार का यही कहना है कि जो नियम लेके आए हैं वो मज़दूरों के लिए या श्रमिकों के लिए उनके अधिकार जो हैं उनको और मजबूत बनाते हैं, और जो पूरे तरीके से अभी एक प्लान चल रहा है उसको और नियमों को थोड़ा सरल करने की कोशिश की गई है, सरकार का ऐसा कहना है, बट अभी है नहीं पूरे। जी। फिलहाल नजर रहेगी कि कितना व्यापक होता है यह आंदोलन और क्या सरकार व संगठनों के बीच बातचीत का रास्ता निकलता है। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा सेकंड मीटर सिमरनजीत? जी देखिए, आज का हमारा जो सेकंड मीटर है वो वंदे मातरम और राष्ट्रगान जो है उसको लेके काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि अभी हाल ही में एक नोटिफ़िकेशन जो है, गाइडलाइंस जो हैं वो नई आई हैं, जारी हुई हैं। उसमें कहा गया है कि अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है वो गाया जाएगा सभी जगह पे, और जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे या जो भी हमारे कहूँ तो आधिकारिक समारोह होंगे, शैक्षणिक जो संस्थान है वहाँ पर वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम में जो पूरे 6 छंद हैं उसके, वो 6 के 6 छंद गाने अनिवार्य हैं, जो कि लगभग 3 मिनट का समय उसको गाने में लगेगा, 3 मिनट 10 सेकंड के आसपास का वो समय लगेगा। पहले वो राष्ट्रगीत गाया जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रगान गाया जाएगा। जो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, वो गाया जाएगा, जो लगभग 52 सेकंड की अवधि के आसपास का होता है। जी। तो राष्ट्रगीत और वंदे भारत का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है सिमरनजीत? जी देखिए, वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रगीत अभी कुछ समय से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि जैसा अभी आपने खबरों में भी लगातार देखा, संसद में भी इस बात पे डिबेट हुई, चर्चा हुई कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। लगभग 1870 के दशक के आसपास जब वंदे मातरम की रचना हुई, उसके बाद में फिर इसे राष्ट्रगीत के रूप में दर्जा मिला संविधान सभा में हमारे, तो
उसके बाद से अब ये राष्ट्रगीत बना ही हुआ है, बट अब इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा, वो भी अनिवार्यता रखी जाएगी। जी। तो इससे पहले कानूनी और संवैधानिक पहलू क्या है? जी देखिए, कानूनी पहलू इससे पहले ऐसे वो प्रोटोकॉल एक तरीके से कहें तो अब ना जैसे ये हो गया है, जैसे अब आपको गाना ही है और उसके लिए ये फाइनल हो गया है और उसके अलावा जब होगा तो जैसे आप राष्ट्रगान के समय खड़े होते हैं सावधान मुद्रा में और आदर देते हैं, उसी तरीके से आपको राष्ट्रगीत को भी उस समय पे खड़े होना होगा और जो भी पूरी प्रक्रिया उसका पालन करना होगा। हालाँकि कुछ जो सिनेमा हॉल्स वगैरह वहाँ पे इसमें छूट दी गई है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है राष्ट्रगीत का, बट जो शैक्षणिक संस्थान या दूसरे सरकारी जो भी कार्यक्रम होंगे, वहाँ पे राष्ट्रगीत बिल्कुल गाया जाएगा। यानी यह साफ है कि अब आधिकारिक योजनाओं में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा तीसरा मीटर सिमरनजीत? हमारा तीसरा मीटर जो है प्रेमा वो है सोनम वांगचुक से रिलेटेड। पिछले कुछ समय से सोनम वांगचुक जो कि जेल में कुछ कानूनों के चलते हैं, लद्दाख में जो भी घटना हुई उसके बाद से वो जेल में हैं। तो उनकी अब उन्होंने ये मांग की थी कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है तो उनको रिहाई मिले। बट ऐसा है कि अभी उनको रिहाई नहीं मिली है, इसमें केंद्र सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा है और सरकार का कहना है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं, क्योंकि उन्होंने ख़राब तबीयत का हवाला देते हुए उनकी पत्नी जो हैं उन्होंने भी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये गुहार लगाई कि उनको रिहाई मिले। पर सरकार का कहना है कि अभी उनकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं है, उनको थोड़ी बहुत पाचन संबंधी या दूसरी हल्की समस्याएँ हैं और उनका इलाज चल रहा है, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, सब कुछ है, तो वो ठीक चल रहा है। तो इसके आधार पर उनको रिहाई दे देना ये कहीं से सही नहीं होगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपना रहा है? जी, सुप्रीम कोर्ट का रुख इसमें एक तरीके से अभी तक पूरा साफ, क्योंकि सुनवाई हुई है बट अभी तक उन्हें रिहाई नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है कि बातों का ज़्यादा मतलब निकाला जा रहा है। जैसे सोनम वांगचुक की कुछ बातों का जिनका हवाला दिया गया सुनवाई के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी जो उस समय की कुछ बातें थी उनका बहुत ज़्यादा ही मतलब निकाला जा रहा है, तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से कहें तो अ, जो लोग हैं सोनम वांगचुक के पक्ष में वो कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। इसके अलावा पूरा बयान में ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी साफ किया है कि अ, उन्होंने ऐसे कोई हिंसा जो है कि सोनम वांगचुक ने इस स्थिति पे चिंता भी जताई है एक तरीके से, जो वहाँ पे हिंसा की या जो भी घटना हुई उन सभी को लेके। तो अभी ये फ़िलहाल पूरा मामला ऐसे। तो यानी हम अपने जनता को बता दें कि फिलहाल सोनम वांगचुक की रिहाई पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा चौथा मीटर सिमरनजीत? जी, हमारा जो चौथा मीटर है वो कहता है कि जैसा आप देख सकते हैं बैंक से जुड़ी हुई ये खबर हमारे सामने आ रहा है कि बैंक द्वारा लोन जो है वो दिए जाएँगे उसके साथ में जो बीमा या म्यूचुअल फंड की जो भी है वो उनकी जबरन बिक्री हो रही है, तो उसके ऊपर आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया कि उन पे लगाम लगाई जाएगी। सिमरनजीत, नियम का मूल अर्थ क्या है? जी देखिए, नियम का मूल अर्थ है कि किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए या दूसरे उत्पाद को जैसे कहें कि कंपल्सरी अ, बंडिंग कह देते हैं कि ये होगा साथ में, तो वो अब स्वीकार्य नहीं होगा बैंक। कोई सिमरनजीत, कोई उदाहरण दे के आप समझा सकते हैं हमारी जनता को? जी देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो अगर कोई भी व्यक्ति जो होम लोन या कुछ लेना चाहता है तो बैंक उससे बिना पूछे बीमा या म्यूचुअल फंड या जो भी सारी चीज़ें हैं वो उसके साथ में नहीं जोड़ के दे सकते उनको, और जो है ग्राहक है उसको पहले बताना होगा या कि वो क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं, मतलब उनको क्या मिलेगा साथ में, और वो सारी चीज़ें पहले से क्लियर रहेंगी अब। तो इससे आम ग्राहक पर क्या असर पड़ेगा सिमरनजीत? जी, इसमें अब ग्राहक को जैसे है ना कि उनको ना कहने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। अगर उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो वो मना कर सकते हैं इसके लिए कि नहीं, हमें सिर्फ़ ये चीज़ चाहिए, तो इसमें ये लोन है या जो भी है, ऐसे बंडल में उनको कुछ नहीं मिलेगा एक तरीके से ये। और बैंक को भी सब कुछ साफ़ करना होगा कि आप क्या-क्या उसमें चीज़ें उनको मिल रही हैं, नहीं मिल रही है, और बिना सहमति के, बिना बात के कुछ अतिरिक्त शुल्क या कुछ भी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। तो यह नियम कब से लागू हो रहा है सिमरनजीत? आप प्लीज़ हमारी जनता को जल्दी से बता दीजिए। जी, ये नियम अभी प्रस्तावित हुए हैं और इनकी संभावना है कि ये मार्च 2026 से ये नियम लागू हो जाएँगे, यानी कि आने वाले महीने में ये लागू होने की पूरी संभावना है इनकी। जी। सिमरनजीत, आप बता सकते हैं कि यह कदम क्यों उठाया जा रहा है ताकि हमारी जनता को पारदर्शिता मिले? जी देखिए, पिछले कुछ समय से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि इस तरीके की परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो उसके बाद में ये बड़ा फ़ैसला लिया गया है और ये पूरा कस्टमर लोन और जो भी है
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या म्यूचुअल फंड ये बिना जानकारी सहमति के बेच देते हैं। तो उन इस पे लगाम लगाने के लिए ये पूरा कदम उठाया गया। यानी हम अपनी जनता को बता दें कि अब लोन लेने वालों को जबरन बीमा और म्यूचुअल फंड बेचना आसान नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा 5वां मीटर? जी, हमारा 5वां मीटर जो है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। जैसा कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट हो रखा है। वहाँ पे चाहे बढ़ते हिंदुओं पर हमले की बात को लेके कहें या जो वहाँ की राजनीति है, सत्ता है, उसमें उथल-पुथल हो रही है। वो स्थिर नहीं है, स्थिरता नहीं है उसकी वजह से। बट ऐसा है कि अब आज बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं, वर्तमान समय में बांग्लादेश में चुनाव चल रहा है और उस चुनाव में 2 बड़ी पार्टियाँ हैं अगर मैं कहूँ। सिमरनजीत, हाँ, वही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चुनाव में जो मुख्य मुकाबला है, वो किसके-किसके बीच में है? हमारी जनता को बताइए आप। जी देखिए, वहाँ पर 2 मुख्य पार्टियाँ बांग्लादेश में इस समय सत्ता के लिए आपस में जद्दोजहद कर रही हैं। एक तो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी और दूसरी जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश। तो जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश जो है वो थोड़ी-सी इस्लामिक विचारधारा की पार्टी है और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, वो वहाँ पे अभी प्रमुख विपक्षी पार्टी का रोल वहाँ पे प्ले कर रही है। तो इन दोनों के बीच में सीधे तौर पर इस चुनाव में मुकाबला है और यहाँ पे जो बीएनपी के अभी सबसे आगे जो चेहरा माने जा रहे हैं वो हमारे जो हैं तारिक रहमान जिनको बीएनपी का प्रिंस भी कहा जाता है, डार्क प्रिंस कहा जाता है, वो पूरा यहाँ पे बड़ा रोल सामने प्ले कर रहे हैं। जी। तो सिमरनजीत, मैं जानना चाहती हूँ कि यह भारत के लिए क्यों अहम है? जी, ये भारत के लिए काफ़ी अहम है और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे हिंदू भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे एक 8% के आस-पास जो है 8% वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी है और वो भी सरकार चुनने में भी एक निर्णायक भूमिका अपनी निभाने वाले हैं। और भारत के लिए भी एक तरीके से ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप पिछले कुछ समय से देखें, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पूरे सही नहीं चल रहे हैं, थोड़ा ऊपर-नीचे या तनाव की स्थिति उसमें लगातार बनी हुई है। अगर अभी वहाँ पे एक स्थिर सरकार आती है तो हम उनके साथ जो भी बातचीत है या वहाँ पे जो भी हिंसा हो रही है, उसको लेके कुछ बातचीत की जा सकती है, व्यापार को लेके बातचीत की जा सकती है। उसके अलावा जो सुरक्षा है, उसके अलावा वहाँ से जो भी अवैध प्रवासी यहाँ पे आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेके जो ये मुद्दे अटके हुए हैं, उनको लेके कहीं न कहीं क्लैरिटी मिलेगी अगर एक सरकार वहाँ पे बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो। शेख हसीना और उनके ऊपर आरोपों पर क्या खबर है सिमरनजीत? जी देखिए, शेख हसीना पर जैसा कि आरोप लगा था सत्ता के दुरुपयोग का और कुछ भ्रष्टाचार के उनके ऊपर मामले थे, उन सभी को लेके फ़िलहाल वहाँ की जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ था जिसकी वजह से उनको सत्ता भी छोड़नी पड़ी और देश भी छोड़ना पड़ा। ये सारी चीज़ें चल रही थी जबकि उनके जो समर्थक हैं कि वो चुनावी रणनीति का शेख हसीना हिस्सा हैं और अभी फ़िलहाल बहसबाजी ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही चुनाव के नतीजे वो सब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं तो सारी चीज़ें हमारे लिए भी साफ़ हो जाएँगी। यानी आज की वोटिंग सिर्फ सरकार नहीं चुनेगी, बल्कि दक्षिण एशिया राजनीतिक स्थिरता पर भी असर डालेगी। जी बिल्कुल, राजनीतिक स्थिरता होगी और क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और भारत दक्षिण एशिया की अगर बात करें, भारत के आस-पास के जो देश हैं, उनके साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं और वो सारी चीज़ें उन देशों में कैसी चल रही है, तो उसका भारत पे और दक्षिण एशिया की जो पूरी राजनीति है, उस पे काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। आगे बढ़ते हुए सिमरनजीत, क्या कहता है हमारा छठा मीटर? जी, हमारा जो छठा मीटर है, वो भी पड़ोसी मुल्क से ही जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की खबर यहाँ पे हमारे पास है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया अमेरिका को लेके। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल टॉयलेट पेपर की तरह किया। यानी कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और उसके बाद में हमें फेंक दिया है। तो ये काफ़ी बड़ा बयान है जिससे कहें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत सबके ऊपर बड़ा असर पड़ने की संभावना है और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते रिश्ते अभी जो हैं वो ज़्यादा ठीक-ठाक नहीं चल रहे हैं, ऐसा मानना है और हो सकता है इससे उसके ऊपर और ज़्यादा असर पड़ सकता है। हाँ, उन्होंने अपने ही देश की विदेश और सुरक्षा नीतियों पर कड़ी आलोचना कर दी है। जी, उन्होंने बिल्कुल कड़ी आलोचना की है क्योंकि आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ या जो भी चीज़ें थी लगभग पाकिस्तान और अमेरिका साथ-साथ में चल रहे थे। पाकिस्तान ने अमेरिका का कई जगहों पर साथ भी दिया बट अब पाकिस्तान की तरफ से ऐसा बयान आना और वो भी उनके मंत्री का, रक्षा सिमरनजीत, मैं मंत्री जानना का। जी। चाहूँगी कि यह बयान आखिर किस संदर्भ में दिया गया है? जी, ये पूरा जो बयान है इस संदर्भ में दिया गया है जो विदेश नीति है पाकिस्तान की उसको लेके आप देखेंगे लगभग 2000 2001 1999 उस दौर के आसपास जो अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन है वहाँ पे और पाकिस्तान की उसमें भूमिका, पाकिस्तान की
तालिबान के साथ लड़ाई, अमेरिका का वहाँ पे आना, अमेरिका का उस लड़ाई में अपना हिस्सा लेना, ये सारी चीज़ें जो भी चल रही थी, उसमें पाकिस्तान ने सहयोग दिया। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान तालिबानियों के साथ, लड़ाकों के साथ युद्ध भी किया। तो उसमें अभी भी आप देखेंगे वर्तमान समय में भी तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो ख़राब हैं। और इसी में अब अमेरिका के साथ भी अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं और ये बयान दिया जा रहा है कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल करके फेंक दिया टॉयलेट पेपर की तरह, तो ये पूरे तरीके से एक बहुत बड़ा बयान है। तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है सिमरनजीत? जी, तो इसका जो मुख्य कारण है, वो मैं बताऊँ कि अमेरिका का जो भी ऑपरेशन चला था, उसी में ये चला है। और जो आतंकवाद के खिलाफ जो भी युद्ध चलाया गया था उसमें, और लाखों लोग इसमें इधर-उधर विस्थापित हुए, और जो हमारी राजनीति में कहें तो अर्थव्यवस्था थी, उसके ऊपर पाकिस्तान पे काफ़ी असर पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो इसको लेके चल रही हैं। तो सिमरनजीत, इस पे क्या अमेरिका का कोई प्रतिक्रिया सामने आया है अभी तक? जी, देखिए अमेरिका की फ़िलहाल इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, क्योंकि अगर अमेरिका की इसके ऊपर प्रतिक्रिया सामने आएगी, तो कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच में राजनीतिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे टकराव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा बयान एक रक्षा मंत्री का आना और अमेरिका के लिए आना, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और अगर अमेरिका इसके ऊपर कुछ बोलता है, तो साफ़ बात है कि ये जो विवाद है, ये आगे जाके काफ़ी बड़ा बन सकता है। इसके भारत के लिए क्या मायने रहते हैं? भारत के लिए इसके काफ़ी मायने हैं। देखिए, भारत, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दक्षिण एशिया में भारत एक बहुत मजबूत देश है, और दक्षिण एशिया का सबसे मजबूत देश मान सकता हूँ मैं भारत को वर्तमान समय में। और भारत के आसपास अगर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में ऐसी स्थिति सामने आ रही है, तो उनके रिश्तों पर असर पड़ेगा। तो भारत के लिए कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि भारत की जो अपनी सुरक्षा या कूटनीतिक जो भी चीज़ें हैं, उसको लेके भारत एक अलग तौर पे अलग अपना प्लान बना के उसके हिसाब से कार्य कर सकता है। तो यह बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या अमेरिका-पाक रिश्तों में नई खाई की शुरुआत? फिलहाल इतना तय है कि यह टिप्पणी विश्व स्तर पर हलचल मचा चुकी है सिमरनजीत। जी, बिल्कुल। तो आप देख रहे थे न्यूज़ मीटर, मैं थी प्रेमा प्रियदर्शनी, मेरे सहयोगी थे सिमरनजीत। कल फिर होगी मुलाकात न्यूज़ मीटर में। देखते रहिए राष्ट्रवाणी।